हेलो दोस्तों। लेक्चर 3 में गैस एंड डीजल थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। वी आर गोइंग टू डील with gas and diesel thermal power plants in the lecture number 3 in the subject electric power generation. Myself, Chandrasekhar S. Patil, Sharad Institute of Technology, Polytechnic, Edrao. मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं इस विषय को अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में चर्चा करूँगा। कंटेंट्स: इंट्रोडक्शन टू गैस एंड डीजल थर्मल पावर प्लांट्स, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर गैस टर्बाइन पावर प्लांट्स, ब्लॉक डायग्राम ऑफ गैस टर्बाइन थर्मल पावर प्लांट, मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग थर्मल एफिशिएंसी, applications of gas turbine thermal power plants, advantages of gas thermal power plants, disadvantages of gas thermal power plants, benefits of diesel electric plant, selection of site for diesel electric plant, major components of diesel electric plant, schematic diagram of diesel electric plant, major components of diesel engine and list of major components of डीजल इंजन्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस। हम लोग यहाँ पर गैस थर्मल पावर प्लांट और डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में जानकारी पाएंगे। गैस एंड डीजल थर्मल पावर प्लांट्स, दिस इज द पावर प्लांट इन विच अ टर्बाइन इज यूज्ड which is driven by the hot gas directly. To this gas turbine, an alternator or a generator is coupled which converts turbine rotational energy into electrical energy. गैस थर्मल पावर स्टेशन में और गैस थर्मल पावर प्लांट्स में हम लोग हॉट गैसेस मतलब गर्म धुएं को टरबाइन के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, टरबाइन के ब्लेड्स घूमने लगते हैं और ये टरबाइन जो है, गैस टरबाइन जो है, वो आगे जाकर शाफ्ट के द्वारा अल्टरनेटर या जनरेटर से जुड़ा हुआ है। जब टरबाइन घूमेगा धुएं के फोर्स से तो अल्टरनेटर भी घूमेगा और इससे क्या होगा कि बिजली की उत्पत्ति होगी। गैस टरबाइन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग इसके पुर्जे जो हैं, अलग अलग जो हिस्से हैं गैस थर्मल पावर प्लांट के, उसमें पहला वाला है गैस टरबाइन। Gas turbine is similar to steam turbine having blades fitted on the shaft, and when high pressure gas is impinged on the blades, mechanical energy is produced to rotate the turbine shaft. Gas turbine में ब्लेड्स होते हैं और शाफ्ट होता है, और जब गैस हाई प्रेशर गैस जो है गैस टरबाइन के ब्लेड्स पे छोड़ा जाता है तो ब्लेड्स घूमने लगते हैं और शाफ्ट भी उसके साथ ही घूमने लगता है, और ये शाफ्ट आगे जाकर अल्टरनेट से जुड़ा हुआ है और इससे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट प्रोड्यूस टू रोटेट द टरबाइन ऑफ शाफ्ट। जो गैस धुआं जो बन रहा है, जो ईंधन जलाने से जो धुआं बन रहा है, उससे हमें शाफ्ट को घुमाने से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और इस मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग अल्टरनेटर को घुमाने में यूज़ करेंगे और इससे क्या होगा, बिजली की उत्पत्ति होगी। फ्यूल्स यूज्ड: नेचुरल गैस मेनली मीथेन इज जनरली यूज्ड फॉर बिकॉज ऑफ इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से मीथेन गैस का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसको नेचुरल गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस 80% और 20% अदर गैसेस के होते हुए एक प्राइम फ्यूल के माध्यम से गैस टरबाइन ड्रिवन प्लांट्स चलाए जाते हैं। केरोसिन गैस, ऑयल, डीजल ऑयल, रेसिडुअल ऑयल, बट मीथेन इज पॉपुलर। दीज आर द फ्यूल्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गैस। ज़्यादातर केरोसिन या गैस ऑयल या डीजल ऑयल या रेसिडुअल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है गैस थर्मल पावर प्लांट में, बट ज़्यादातर हमारे देश में मीथेन गैस का
प्रयोग किया जाता है गैस थर्मल पावर प्लांट्स पर। सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर गैस टरबाइन पावर प्लांट्स। गैस टरबाइन पावर प्लांट्स लगाते वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल्स, मतलब फ्यूल कहाँ मिल सकता है, जैसे मीथेन गैस, केरोसिन, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वहाँ पर हम लोग गैस टरबाइन पावर प्लांट्स लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बिजली बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मतलब उसका रोडवेज से ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसकी वहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। और डिस्टेंस फ्रॉम द लोड सेंटर, जो डिस्टेंस है, जो उसका डिस्टेंस है लोड सेंटर से, वो काफ़ी हद तक कम होना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो बिजली उत्पत्ति होगी या बिजली ऊर्जा जो बनेगी वो कहीं ना कहीं जाकर इकोनॉमिकल साबित होगा या फ़ायदेमंद साबित होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड लैंड, जगह अच्छी होनी चाहिए। जहाँ पर हम लोग गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट लगा रहे हैं वहाँ की जगह अच्छी होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए। इससे क्या होगा, गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट लगाने में आसानी होगी। पोल्यूशन, ज़्यादातर गैस टरबाइन पावर प्लांट से प्रदूषण होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, लेकिन पोल्यूशन को कम से कम रखने के लिए हमें कोशिश करना है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट। गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट में ये सारे पुर्जे या उसके भाग होते हैं, जैसे एयर फिल्टर, एयर कंप्रेसर, कंबशन चेंबर, गैस टरबाइन, अल्टरनेटर और छठा है स्टार्टिंग मोटर। जैसे एयर फिल्टर होता है बाहर की जो हवा है उसको फिल्टर करना। हमें पता है कि आग फायर होने के लिए 3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है। एक होती है तापमान या उष्णता, दूसरी होती है साफ हवा और तीसरा होता है ईंधन। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ईंधन, तापमान और साफ ऑक्सीजन या क्लीन एयर। इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और क्लीन एयर पाने के लिए, मतलब साफ हवा पाने के लिए हमें एयर फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है। एयर कंप्रेसर इसलिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है वो प्रेशराइज हो और इससे क्या होगा, गर्मी बनेगी। एयर कंप्रेस होने से जब एयर कंप्रेस होगा और हम लोग उसमें ईंधन का छिड़काव करेंगे तो क्या होगा, आग लगेगी और इससे क्या होगा, धुआं बनेगा और इससे क्या होगा, हाई प्रेशर गैसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये होता है काम एयर कंप्रेसर का। उसके बाद कंबशन चेंबर, वहाँ पर हम लोग कंबशन होने देते हैं। जैसे साफ और गर्म हवा जब हम लोग अंदर कंबशन चेंबर के अंदर लेते हैं तो उसको प्रेशराइज किया जाता है एयर कंप्रेसर के द्वारा। इससे क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। जैसे P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर जो है वो टेम्परेचर से सीधे जुड़ा हुआ है। तो प्रेशर जब बढ़ेगी तो तापमान भी बढ़ेगा, प्रेशर जब कम होगा तो उसका तापमान भी कम होगा। इससे क्या होगा, हमें कंबशन चेंबर में जैसे ही हम लोग एयर कंप्रेस करेंगे तो उसकी प्रेशर बढ़ेगी, उसका टेम्परेचर भी साथ ही साथ बढ़ जाएगा। इतना प्रेशर हम लोग बढ़ाएंगे और जब हाई प्रेशर होगा तो उस समय पर हम लोग ईंधन का छिड़काव करेंगे। जैसे ड्रॉपलेट्स में स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे कंबशन चेंबर में, तो ईंधन जो है वो अपने आप आग पकड़ लेगा और धुआं जो है, हाई प्रेशर गैसेज जो है वो रिलीज हो जाएंगे और इससे क्या होगा,
गैस टरबाइन के ब्लेड्स जो हैं वो घूमने पे मजबूर हो जाएंगे या घूमने लग जाएंगे। तो चौथा वाला जो है वो गैस टरबाइन है। गैस टरबाइन जो है वो एक पाइप से जुड़ा हुआ है कंप्रेसर के साथ। कंबशन चेम्बर और पाइप कंप्रेसर इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है गैस टरबाइन। जैसे ही हाई प्रेशर गैसेस निकलेंगे कंबशन चेम्बर से तो सीधे उसको इम्पिंच किया जाएगा, मतलब उस पर छोड़ा जाए, गैस टरबाइन ब्लेड्स पे छोड़ा जाएगा, गैस टरबाइन ब्लेड्स पे छोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा, गैस टरबाइन के ब्लेड्स घूमने लग जाएंगे और साथ ही साथ अल्टरनेटर भी घूमेगा, क्योंकि टरबाइन का जो शाफ्ट है वो अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ है। एक ही अलाइनमेंट के साथ टरबाइन और अल्टरनेटर दोनों एक ही शाफ्ट के द्वारा जुड़े हुए हैं। जब टरबाइन घूमेगा मैकेनिकल एनर्जी की वजह से, तो साथ ही साथ अल्टरनेटर भी घूमेगा और अल्टरनेटर जो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने से, मैग्नेटिक फ्लक्स कट करने से वो क्या होगी, बिजली या ऊर्जा बनेगी। और उसके साथ हमें अल्टरनेटर के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टरनेटर होता है सिंगल फेस और 3 फेस के, दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर सिंगल फेस यूज़ कर सकते हैं, जिससे अलग अलग रेटिंग, केवीए रेटिंग के अल्टरनेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही टरबाइन घूमेगा अल्टरनेटर भी घूमेगा और हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कट होने से करंट इंड्यूस हो जाएगा कॉपर कॉइल्स में, और इससे क्या होगा, बिजली या ऊर्जा बनेगी। स्टार्टिंग मोटर। स्टार्टिंग मोटर वो होता है जो इनिशियल पीरियड में, मतलब पहले जब डीजल गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट बंद पड़ा हुआ है, तो जैसे उसको शुरुआत करनी है तो स्टार्टिंग मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। 2 प्रकार के स्टार्टिंग मोटर होते हैं, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट। ज़्यादातर गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट में 12 वोल्ट की स्टार्टिंग मोटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगा तो कंप्रेसर और एयर फिल्टर और कंबशन चेम्बर, ये तीनों चीज़ें काम करने लग जाएंगे, और एक बार वो स्टार्ट हो गए तो अपने आप वो गैस टरबाइन के ऊपर ईंधन का छिड़काव भी करेंगे, गैस कंप्रेस भी करेगा, एयर फिल्टर भी करेगा और कंबशन भी होगा, और साथ ही साथ हाई प्रेशर गैसेस रिलीज होते रहेंगे और टरबाइन को घुमाते रहेंगे। ये प्रक्रिया जो है शुरुआत करने के लिए हमें स्टार्टिंग मोटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गाड़ियों में हमने देखा है स्टार्टिंग मोटर होता है, बाइक्स में होता है, कार्स में होता है, ट्रक्स में होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टार्टिंग मोटर्स हैं, जो प्रक्रिया, कंबशन की जो प्रक्रिया है उसको शुरुआत करने के लिए हमें स्टार्टिंग मोटर की ज़रूरत पड़ती है। मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग थर्मल एफिशिएंसी। हमने देखा कि वर्किंग और ब्लॉक डायग्राम ऑफ थर्मल गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, तो उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे रीजनरेटर utilizes the heat of exhaust gases to heat the compressed air before it is sent to the combustion chamber। मतलब जो हवा हम लोग कंप्रेसर में दे रहे हैं, जो हवा ऑक्सीजन जो हम लोग फायर होने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गर्म होना चाहिए, थोड़ा बहुत गर्म होना चाहिए, जिससे उसके अंदर जो छुपी हुई नमी है या मॉइस्चर कंटेंट है वो वहाँ से निकल जाएगा। इससे क्या होगा, एफिशिएंट बर्निंग ऑफ फ्यूल हो जाएगा। जो भी हम लोग केरोसिन, मीथेन, गैस ऑयल और लिक्विड ऑयल जो हम लोग छिड़काव कर रहे हैं कंबशन चेम्बर के अंदर, वो पूरी तरह से इस्तेमाल में आएगा। कोई भी कार्बन पार्टिकल जनरेट नहीं होगा कंबशन चेम्बर के अंदर, और हमें उसको साफ़ करने की या ओवरऑल मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लोग उसको अंदर साफ़ हवा भेजेंगे, साफ़ और गर्म हवा कंप्रेसर के अंदर अगर हम लोग छोड़ेंगे तो वो पूरी तरह से ईंधन को जला देगा, और इससे क्या होगा, हमें एफिशिएंसी बढ़ेगी। इंटरकूलर्स, 2 stages of compressor are used. Intercooler is connected between these 2 stages.
Intercooler is the heat exchanger. This causes the partly compressed air in order to reduce the volume and increase density. जैसे हवा जो हम लोग कंप्रेसर के द्वारा दे रहे हैं तो इंटरकूलर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 2 स्टेजेस ऑफ कंप्रेसर्स, कंप्रेसर के अंदर 2 स्टेज होते हैं। इंटरकूलर इज कनेक्टेड बिटवीन दीज 2 स्टेजेस, मतलब 2 स्टेजेस के अंदर कंप्रेसर जुड़ा हुआ है। और जैसे ही इंटरकूलर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हमें एयर को वॉल्यूम को कम करना है और डेंसिटी को बढ़ाना है। जब हमें एयर का वॉल्यूम कम करना है और डेंसिटी उसका इंक्रीज करना है तो हमें इंटरकूलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रीहीटर, इंटरकूलर के इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा कंबशन चैम्बर के अंदर जाएगा और पूरी तरह से ईंधन जो है वो जलेगा और वो पूरी तरह से हाई प्रेशर गैसेस जनरेट करेगा। इससे क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलेगी। रीहीटर, इन दिस केस HP and LP turbines are used. In such provision, combustion gases are expanded in 2 turbines. Exhaust of one high pressure turbine is reheated in the reheater and then expanded in low pressure turbine. This improves efficiency. जैसे हम लोग जो धुआं जो है टरबाइन के ऊपर छोड़ रहे हैं, पहले वो हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड से टकराएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में या कन्वर्ट हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी में। उसके बाद जो हाई प्रेशर गैसेस है वो लो प्रेशर टरबाइंस के अंदर जाएगा। इससे क्या होगी, जो हाई प्रेशर गैसेस हैं वो एक्सपांड हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हमें मिल पाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट्स, कहाँ पर उसका इन सारी गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे स्टैंड बाय प्लांट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी एट पीक आवर्स, मतलब बैकअप की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन द अदर पावर प्लांट्स दिस स्मॉल कैपेसिटी प्लांट कैन बी यूजफुली यूज फॉर स्टार्टिंग प्लांट्स एंड देयर ऑक्सिलरीज। जैसे कहीं पे बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं या बड़े बड़े पावर स्टेशन प्लांट्स लगे हुए हैं तो बैकअप या थोड़ी देर के लिए हमें पावर सप्लाई मेंटेन रखने के लिए हमें गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्मॉल एंड मीडियम एरियाज। हो सकता है कि हमें छोटी सी जगह या छोटा सा एरिया जो है उनको भी इलेक्ट्रीफाई करने के लिए या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने के लिए हमें गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। इट इज़ इफ अ फ्यूल इज एट ए वेरी रीजनेबल और चीपर रेट, दिस प्लांट कैन बी यूज्ड एज बेस लोड प्लांट फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई। जहाँ पे छोटे गांव हैं वहाँ पे बिजली का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है, पहाड़ों पे बिजली नहीं मिल सकता, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट्स लगाया जा सकता है। अगर ईंधन सस्ता और रीजनेबल रेट पे मिल रहा है तो हम लोग बेशक गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट रिमोट एरियाज़ में या हिली एरियाज़ में जहाँ पे बिजली पहुँचना नामुमकिन है वहाँ पे ऐसे गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड बाय साइड विथ टाइडल पावर प्लांट्स। जहाँ पे भी टाइडल पावर प्लांट्स लगा हुआ है तो एक तरह से बूस्टिंग करने के लिए या बैकअप करने के लिए हमें गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट्स का इस्तेमाल हो सकता है। एडवांटेजेस, इसकी खूबियाँ क्या हैं, गैस टरबाइन थर्मल पावर प्लांट्स की खूबियाँ क्या हैं। पहला है सिंप्लिसिटी इन डिज़ाइन ऑफ द प्लांट, काफ़ी सिंपल है डिज़ाइन। इजी इंस्टॉलेशन, उसका इंस्टॉलेशन करना या उसका मेंटेनेंस कमीशनिंग करना बहुत ही आसान है। हाईली रिलायबल मतलब उस पर हम लोग निर्भर कर सकते हैं, कभी ब्रेकडाउन नहीं होगा क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो इससे क्या होगी, रिलायबिलिटी फैक्टर उसकी बढ़ेगी। सिंपल लुब्रिकेशन सिस्टम, उसकी जो लुब्रिकेशन सिस्टम है ये जो है वो काफ़ी सिंपल है। इससे क्या होगा, कोई भी
मेंटेनेंस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और लुब्रिकेशन सिस्टम हमेशा बना रहेगा। क्लीन एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो साफ रहेगा, क्योंकि जो धुआं निकलेगा वो साफ धुआं निकलेगा, इससे प्रदूषण कम होगा और प्रदूषण कम होने से ये गैस रिलायबिलिटी उसकी बढ़ेगी, गैस थर्मल पावर प्लांट्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो सकता है। लो इनिशियल कॉस्ट, इसको इंस्टॉल करना और इसको ख़रीदना भी सस्ता, ये काफ़ी सस्ता होता है। नो स्टैंड बाय लॉसेस, अगर हम लोग काफ़ी दिनों तक उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाए तो भी कुछ नुकसान नहीं होगा। और स्मॉल बिल्डिंग स्पेस, जहाँ पे छोटी सी जगह है बिल्डिंग के अंदर या कहीं पे ग्राउंड पार्किंग लॉट में वगैरह कहीं पे भी लगा सकते हैं ऐसे गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को। लाइट फाउंडेशन, इसको फाउंडेशन की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, जैसे बाकी के थर्मल पावर प्लांट्स हैं वैसे यहाँ पे गैस थर्मल पावर प्लांट में फाउंडेशन उतनी भारी नहीं लगेगी और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। लेस वाटर नीडेड फॉर कूलिंग, यहाँ पे जो कूलिंग करने की जो प्रक्रिया है वो उसमें पानी भी कम लगेगा और कूलिंग भी अच्छी तरह से होगी। इंस्टॉलेशन टाइम इज़ मच लेस, अगर हमें इंस्टॉलेशन करनी है गैस थर्मल पावर प्लांट का तो उसका समय, उसमें इंस्टॉलेशन का जो समय लगेगा वो भी बहुत ही कम है। वेरी क्विक स्टार्ट, मतलब जैसे तुरंत हम लोग गैस थर्मल पावर प्लांट को स्टार्टर मोटर से जोड़ेंगे या वेरी क्विक स्टार्ट, जैसे ही स्टार्टर मोटर स्टार्ट कर देगा तुरंत आउटपुट हमें दिखाई देगा। डिसएडवांटेज, कोल हैवी पेट्रोलियम कैनॉट बी यूज्ड, कोयला या पेट्रोल प्रोडक्ट्स कोई भी हम लोग यूज़ नहीं कर पाते इसमें। अ ग्रेटर पार्ट ऑफ एनर्जी आउटपुट इज़ यूज्ड फॉर ड्राइविंग कंप्रेसर, सो एफिशिएंसी इज लेस। ज़्यादा से ज़्यादा जो ईंधन की जो शक्ति है, ऊर्जा जो है, वो हमें कंप्रेसर को चलाने में इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी पाना मुश्किल है। 100% एफिशिएंसी पाना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो कंप्रेसर को चलाने में लगेगा। नॉइजी ऑपरेशन, इसमें आवाज़ भी ज़्यादा, एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इसमें नॉइज़ बहुत आएगा। कंप्लीट हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस कैनॉट बी यूज्ड, जो गैसेस, हाई प्रेशर गैसेस जो निकल रहे हैं टरबाइन के ऊपर इम्पिंच किए जा रहे हैं, वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। और इससे क्या होगा कि जो थोड़ी बहुत गैसेस वेस्ट हो सकते हैं गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में। अगला विषय जो है हमारा है वो डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट। डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट इसे कह सकते हैं या डीजल जनरेटर कह सकते हैं। यूज़ ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है? सेंट्रल स्टेशन, जहाँ पे बड़े बड़े स्टेशंस हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड बाय प्लांट, बैकअप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पीक लोड प्लांट, जब पीक डिमांड मेंटेन करनी है हमें तब भी डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट का इस्तेमाल हो सकता है। इमरजेंसी प्लांट, जब कोई इमरजेंसी ऑपरेशन चल रही है थिएटर्स में या कोई भी बैकअप हमें चाहिए इमरजेंसी प्लांट के होते हुए, हमें डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल प्लांट, जहाँ पे हमें बिजली किसी रिमोट लोकेशन में चाहिए या मोबाइल उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, डीजल जनरेटर को या डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट को कहीं पे भी जाके हम लोग उसको ले जा सकते हैं। जहाँ पे बिजली या ऊर्जा की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग उसको जनरेटर को ऑन करके बिजली वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। नर्सरी स्टेशंस, जहाँ पे नर्सरी है या कहीं पे छोटे छोटे मॉल्स हैं या दुकानें हैं, वहाँ पे भी डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट का इस्तेमाल हो सकता है। सप्लाई यूनिट्स फॉर सिनेमाज, हॉस्पिटल्स, म्यूनसिपैलिटीज़ एक्सेट्रा, जहाँ पे सिनेमा हॉल है, हॉस्पिटल्स हैं, ऑपरेशन चल रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, कहीं पे इमरजेंसी सर्विसेज है, तो वहाँ पे भी डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट एक बैकअप की तरह या
इमरजेंसी प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर अ डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट। डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट या डीजल जनरेटर के लिए कैसा होना चाहिए लैंड या साइट? डिस्टेंस फ्रॉम लोड सेंटर, मतलब ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए लोड से। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड वाटर, जगह होनी चाहिए, पहले तो जगह होनी चाहिए रखने के लिए डीजल प्लांट को, और वाटर होना चाहिए, मतलब पानी की मात्रा वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कूलेंट हम लोग जो ऐड करते हैं रेडिएटर में वो आसानी से हम लोग उसको फिल कर सकते हैं। फाउंडेशंस की ज़रूरत पड़ती है डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्यूल हमें एक जगह से दूसरा जगह लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए। जैसे डीजल लाने के लिए हमें कोई गाड़ी या डीजल सप्लाई व्हीकल होनी चाहिए। लोकल कंडीशंस कैसे हैं, उसका तापमान कैसे है, ये सब जानकारी हमें ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में मान लो 25 डिग्री पे नॉर्मल ऑपरेशन होना चाहिए, और 10 से 40 डिग्री के बीच में ये डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो अच्छी बेहतर एफिशिएंसी से काम करेगा। नेबरहुड न्यूसेंस एंड नॉइस, जहाँ पे नेबरहुड है, टेरेस पे हम लोग नहीं लगा सकते हैं, तो नॉइज़ नहीं आना चाहिए, वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए, ऐसे बिल्डिंग्स में नहीं लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें देखकर हमें डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट का इंस्टॉलेशन करनी चाहिए। ये होता है जो यहाँ पे पिक्चर दिखाई जा रही है, वो है डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट या डीजल जनरेटर। लेफ्ट साइड में जो है वो डीजल इंजन है। ये इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, मतलब मैकेनिकल पार्ट्स भी हैं और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी हैं। और बैटरी जो यहाँ दिखाई जा रही है वो है स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टर मोटर को सप्लाई देने के लिए हमें बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और राइट सेक्शन में जो देख रहे हैं हम लोग अल्टरनेटर है, और लेफ्ट सेक्शन में जो है वो डीजल इंजन है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट, इसमें मेजर कंपोनेंट जो हैं वो है बेस फ्रेम, फ्यूल टैंक, अल्टरनेटर, इंजन, रेडिएटर, साइलेंसर और कंट्रोल पैनल। एवीएम मतलब एंटी वाइब्रेशन मॉड्यूल। मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट। डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट के मुख्य पुर्जे या मुख्य भाग जो हैं वो है इंजन फ्यूल सिस्टम, इंजन एयर इनटेक सिस्टम, इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम, इंजन कूलिंग सिस्टम, इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम, एसी और डीसी जनरेटर। इंजन ये जो है वो मैकेनिकल पार्ट है, इसमें ईंधन और हवा और तापमान या गर्मी मिलने से इंजन के अंदर हाई प्रेशर गैसेस जनरेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, और वो हाई प्रेशर गैसेस जो हैं वो टरबाइन या पिस्टन को घुमाने में इस्तेमाल होता है। और इससे क्या होगा, फ्लाईव्हील घूमेगा, और फ्लाईव्हील घूमने से शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमने से अल्टरनेटर घूमेगा, और हमें बिजली या ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। इंजन फ्यूल सिस्टम वो होता है जहाँ पे फ्यूल को स्टोर किया जाता है, और वो फ्यूल सिस्टम अलग अलग रूप में वो इंजन को फीड किया जाता है, फीड पंप के द्वारा उसको फीड किया जाता है, जिससे जब एयर कंप्रेस होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसी वक्त पर फीड पंप जो है वो ईंधन का छिड़काव करेगा या स्प्रे करेगा। इससे क्या होगा, ईंधन आग पकड़ लेगा और तुरंत हाई प्रेशर गैसेस जनरेट होंगे, पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेल देगा, और साथ ही साथ टरबाइन्स के ब्लेड्स को, अगर हम लोग टरबाइन यूज़ कर रहे हैं तो टरबाइन के ब्लेड्स को घुमा देगा। इससे क्या होगा, डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो शाफ्ट के द्वारा अल्टरनेटर को घुमा देगा, और साथ ही साथ बिजली भी उत्पत्ति या बनेगी। एयर इनटेक सिस्टम वो होता है फिल्टर के द्वारा हम लोग साफ बाहर की जो एटमॉस्फेयर की जो पर्यावरण की जो हवा है, ऑक्सीजन गैसेस है, एयर है, वो हम लोग फिल्टर के द्वारा अंदर ले रहे हैं। एयर एग्जॉस्ट सिस्टम, इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम,
एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो धुएं को बाहर फेंकने के लिए, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है साइलेंसर, ये साइलेंसर जो है वो धुएं को बाहर कर रहा है। इंजन के अंदर जो बची कुची जो धुआं है, धुआं जो निकलता है वो निकलता है साइलेंसर के द्वारा। कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम में आता है रेडिएटर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेडिएटर लेफ्ट साइड में दिखाई जा रही है, और रेडिएटर जो है वो इंजन को ठंडा रखेगा नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं, तो अपने मेंटेन करेगा टेम्परेचर को, जिससे क्या होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग पा सकते हैं। इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम, इंजन में लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है पार्ट्स को वेयर एंड टियर से बचाने के लिए। इससे क्या होगा, एक तो वेयर एंड टियर से बचेंगे, इंजन के पार्ट्स गर्म नहीं होंगे, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये है इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम के फायदे। एसी और डीसी जनरेटर, जनरेटर कुछ भी हो सकता है, एसी जनरेटर भी हो सकता है और डीसी जनरेटर भी हो सकता है। एसी जनरेटर वो होता है जहाँ पे स्लिप रिंग या ब्रशलेस इंडक्शन ब्रशलेस जनरेटर अल्टरनेटर हो सकते हैं, या डीसी में कम्यूटेटर हो सकता है। इससे क्या होगा, हमें बिजली जो बनेगी वो हम लोग एसी जनरेटर से बना सकते हैं या डीसी जनरेटर से बना सकते हैं। और इसकी जो अल्टरनेटर से जो जुड़ा हुआ है, टरबाइन से जो जुड़ा हुआ है शाफ्ट के द्वारा, इससे क्या होगा, टरबाइन घूमेगा और अल्टरनेटर भी घूमेगा, और बिजली एसी या डीसी हम लोग अलग अलग, जैसे जहाँ पे एसी जनरेटर लगा हुआ है तो एसी सप्लाई मिलेगी, डीसी जनरेटर लगा हुआ है तो कम्यूटेटर के द्वारा डीसी सप्लाई मिलेगी। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए डीजल पावर प्लांट, जैसे हमने देखा लेफ्ट साइड में जनरेटर है, इंजन है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, ऑयल स्ट्रेनर, ऑयल फिल्टर, प्राइम, उसमें फिल्टर भी दो प्रकार के ऑयल फिल्टर भी होते हैं जो ईंधन को साफ करके अंदर इंजन के अंदर भेजा जाता है, जिससे ऑयल स्ट्रेनर कहा जाता है। और ऑयल फिल्टर भी होते हैं, प्राइमरी फिल्टर और सेकेंडरी फिल्टर, अलग अलग माइक्रोन साइज के। और उसके बाद रेडिएटर होता है, फीड पंप, फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है वो हार्ट ऑफ द डीजल इंजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सही वक्त पर और सही क्वांटिटी में और सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में सही मात्रा और सही वक्त पर तेल का छिड़काव करने का काम जो है वो फ्यूल इंजेक्शन पंप कर रहा है। वैसे ही फ्यूल ऑयल टैंक जो है वो फ्यूल को स्टोर कर रहा है, और हीट एक्सचेंजर जो है वो रेडिएटर के द्वारा गर्मी को एटमॉस्फेयर में फेंक रहा है, और कूलेंट जो है वो रेडिएटर में बह रहा है, जिससे क्या होगा, इंजन का तापमान जो है वो 70 से 80 डिग्री के ऊपर जाने से बचेगा। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डीजल इंजन, इसमें डीजल इंजन का जो पिस्टन रूपांतर जो है वो दिखाया गया है यहाँ पे, जहाँ पे इनलेट वाल्व है और आउटलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व के द्वारा हमें ईंधन का हवा अंदर आएगा, साफ हवा और ठंडी हवा जो है वो ईंधन कंबशन चैम्बर में जाएगा, और उस दौरान पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाएगा, और जैसे ही टॉप डेड सेंटर तक जाएगा तो हाई प्रेशर बनेगा कंबशन चैम्बर के अंदर। उसी समय पर हम लोग ईंधन का छिड़काव करेंगे, और ईंधन का छिड़काव होने से वो हाई प्रेशर गैस और ईंधन का छिड़काव दोनों एक साथ होने से क्या होगा, ईंधन आग पकड़ लेगा, और हाईली कंबस्टिबल गैसेस जो है वो बनेंगे, और वो पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेल देगा, जिससे क्या होगा, फ्लाईव्हील घूमेगा, और फ्लाईव्हील घूमने से शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमने से आगे जाकर अल्टरनेटर को घुमा देगा। वैसे इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला वाला है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब जहाँ पे कंबशन चैम्बर में सिलेंडर होता है। उसके बाद होता है सिलेंडर हेड, पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक वेब्स, मेन बियरिंग, क्रैंक पिन एंड बियरिंग, नोजल,
और उसके बाद आता है पिस्टन पिन एंड बियरिंग, नोजल, एग्जॉस्ट वॉल, वाल्व स्प्रिंग्स, कैमशाफ्ट, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंक केस, फ्लाईव्हील, बेड प्लेट, सिलेंडर हेड, कूलिंग वाटर जैकेट्स। तो ये सारी मेन कंपोनेंट्स हैं डीजल इंजन के। सिलेंडर कंबशन चेंबर को बनाता है, पिस्टन रिंग्स और कनेक्टिंग रॉड, वैसे एग्जॉस्ट वॉल भी होता है जहाँ से कंबशन होने के बाद धुआं जो है वो बाहर निकल जाएगा। वॉल स्प्रिंग्स होता है और सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंककेस, फ्लाईव्हील जो है वो शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है और पिस्टन के साथ जुड़ा हुआ है। बेड प्लेट, सिलेंडर हेड में जो है वो नोजल होता है जिसमें ईंधन जो है वो छिड़काव किया जाता है अनुरूप में, मतलब एटमाइज कंडीशन में स्प्रे की तरह, छोटे छोटे अणु की तरह वो छिड़काव किया जाता है। कूलिंग वाटर जैकेट्स, इंजन के जो सिलेंडर के इर्द गिर्द में जो है वो कूलिंग वाटर जैकेट्स होते हैं जहाँ पे कूलेंट और वाटर जो है 50-50% मिक्सचर ऑफ कूलेंट एंड वाटर जो है वो बहता रहता है, जिससे क्या होगा, ईंधन सिलेंडर की टेम्परेचर वो है बनी रहेगी। इससे क्या होगा, पार्ट्स खराब नहीं हो पाएंगे, खराब नहीं होंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी डीजल इंजन से मिलेगी। तो ये रहा डीजल इंजन। और पहले तो हमने देखा गैस थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में और दूसरी तरफ हमने देखा डीजल इंजन्स को, जहाँ पे डीजल का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया गया है। तो इन सब सारी बातों को हमने समझ लिया है और आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी क्या होनी चाहिए। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन थर्मल पावर प्लांट्स को यूज़ करते वक्त या उसको चला ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में सेफ्टी क्या बरतनी चाहिए, पीपी क्या पहननी चाहिए, कैसे ऑपरेशन और मेंटेनेंस की कार्य रूप होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।